ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, किसकी ड्यूटी होती है चार्ज रजिस्टर कराने की। सेक्शन 77 हमें बताता है किसकी ड्यूटी होती है चार्ज को रजिस्टर कराने की। तो या तो बोरोइंग कंपनी भी चार्ज रजिस्टर करा सकती है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनसे आपने लोन बोरो किया है वो भी चार्ज को रजिस्टर करा सकते हैं। इन दोनों की ड्यूटी होती है चार्ज को रजिस्टर कराने की, बट जो प्राइमरी ड्यूटी होती है वो कंपनी की होती है। जो अपने असेट्स पे चार्ज क्रिएट करती है उसकी ड्यूटी होती है कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए प्राइमरीली। वैसे देखते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमारा 77 सेक्शन क्या करता है, प्रोविज़न है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ROC के पास सब चार्ज को रजिस्टर कराएंगे। ये प्रोविज़न सेक्शन 77 के अंतर्गत दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा, कंपनी कराएगी जो चार्ज क्रिएट कर रही है। तो रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी, किसकी ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी है, क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया, चाहे आपने इंडिया में चार्ज क्रिएट किया हो या आउटसाइड इंडिया क्रिएट किया हो, ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग वेदर टेंजिबल और अदरवाइज, चाहे टेंजिबल है या कैसी भी आपकी एसेट है, एंड सिचुएटेड इन और आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी सिचुएटेड है, टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, तो आपको चार्ज रजिस्टर कराना ही कराना है। तो ये किसकी ड्यूटी है, कंक्लूड करते हैं, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द चार्ज, किसकी कंपनी ड्यूटी है, कंपनी की ड्यूटी है कि चार्ज को रजिस्टर कराए विद इन और आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी आपने चार्ज क्रिएट किया हो, किसी भी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट किया हो, कहीं पे भी वो प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड है, टेंजिबल प्रॉपर्टी है या इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी प्रॉपर्टी है आपकी, आपको चार्ज रजिस्टर कराना ही है। 10 चार्ज में भी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, मतलब चार्ज आपने इंडिया में क्रिएट किया हो, इंडिया से बाहर क्रिएट किया हो, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चार्ज द प्रॉपर्टी और एसेट और एनी ऑफ कंपनीज अंडरटेकिंग में भी सिचुएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सब प्रॉपर्टी कहीं पे भी सिचुएटेड है। द प्रॉपर्टी और द एसेट चार्ज में भी अ टेंजिबल असेट सच एज लैंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स भी आपकी हो सकती हैं जिन पे आपने चार्ज क्रिएट किया हो, इट में भी अदरवाइज या फिर अदरवाइज भी हो सकता है, इट में भी अ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक अ शेयर और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर्स पे भी चार्ज क्रिएट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके टेंजिबल एसेट्स पे ही चार्ज क्रिएट हो, आप शेयर और डिबेंचर के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, विच में भी प्लेज्ड, जिसको आपने प्लेज कराया हो। इट में ऑल्सो बी एन इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है जैसे आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो ये ध्यान रखना कि चार्ज हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे ही क्रिएट नहीं होते, ये फाइनेंशियल एसेट्स पे भी क्रिएट होते हैं, जैसे शेयर डिबेंचर वगैरह पे भी क्रिएट होते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स पे भी होते हैं जैसे पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पे भी चार्ज क्रिएट किया जाता है। Note, the word otherwise when used in the section would have the effect of widening the scope and operation of the provision. The word otherwise जो है ये स्कोप को वाइडन कर रहा है, ये स्कोप को बढ़ा रहा है कि चार्ज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके, इसलिए इन्होंने अदरवाइज कर दिया है कि मतलब कुछ भी हो, अगर आपने उस पर चार्ज क्रिएट किया है तो आपको रजिस्टर कराना ही होगा। कहाँ रजिस्टर कराओगे, ROC को। अ चार्ज इज़ क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, चार्ज आपने अगर टाइटल डीड से डिपॉजिट मतलब टाइटल डीड को डिपॉजिट करा के क्रिएट किया है, नॉर्मली बैंक्स अग्रीड फॉर दिस मोड ऑफ चार्ज इंस्टीड ऑफ प्रॉपर मॉर्गेज, बैंक अग्री हो जाती है प्रॉपर मॉर्गेज की जगह इस चार्ज को भी लेने के लिए। इज़ ऑल्सो रजिस्ट्रेबल, तो ऐसा चार्ज भी है जो कि आपने टाइटल डीड डिपॉजिट करा करके रजिस्टर चार्ज क्रिएट किया है, तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना होगा। सो ये भी रजिस्ट्रेबल है बाय द बोरोइंग कंपनी, बोरोइंग कंपनी रजिस्टर कराएगी अगर उसने कोई भी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड मतलब टाइटल डीड को अगर डिपॉजिट कराया है तो बोरोइंग कंपनी बिल्कुल चार्ज को रजिस्टर कराएगी। रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर, रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज जो चार्ज होल्डर है, ठीक है, जिसने लोन दिया है, वो भी क्या करेगा, चार्ज को क्रिएट करा सकता है। तो सेक्शन 77 एक्सप्लेन्ड लेटर, बाद में सेक्शन 77 ने बाद में बताया, प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, की अगर कंपनी, देखो चार्ज होल्डर की ड्यूटी कवराइज हो जाती है जब कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज से अगर चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाती है, मतलब 30 जहाँ से आपका चार्ज क्रिएट हुआ है
ठीक है, जहाँ से आपका चार्ज क्रिएट हुआ है वहाँ से 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना होता है। ये कंपनी की ड्यूटी होती है। अगर कंपनी फेल हो जाती है, 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराती है चार्ज को, तो ये चार्ज होल्डर की ड्यूटी होती है कि वो चार्ज को रजिस्टर कराए। किसकी? अगर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर, देखो याद रख लो ये बात, यही मेन इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं। अगर कंपनी चार्ज को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराती है, पहली बात तो ये कंपनी की ड्यूटी होती है। कंपनी अगर 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं कराती है चार्ज को, तो चार्ज होल्डर की ड्यूटी अराइज हो जाती है। चार्ज होल्डर को क्रिएट कराना होता है चार्ज। अगर कंपनी नहीं करवाती है तो द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएट, मतलब जिसके फेवर में भी चार्ज क्रिएट किया गया कैन गेट द रजिस्टर्ड चार्ज, तो वो चार्ज को क्या करेगा? रजिस्टर कराएगा, मतलब चार्ज होल्डर की ड्यूटी अराइज होगी। रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर। अब देखो परचेजर, यहाँ पे परचेजर भी रजिस्टर कराएगा। हमने देखा कि फिक्स्ड चार्ज में क्या होता है, जो हमने डिफरेंस देखा था फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज का, तो उसमें हमने देखा था कि जो फिक्स्ड एसेट्स वगैरह हैं उसको अगर परमिशन चार्ज होल्डर का लेकर के हम उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं, लेकिन चार्ज होल्डर से परमिशन लेके ही हम सेल करेंगे। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हम, जब ने चार्ज होल्डर से परमिशन ले लिया, कंपनी ने परमिशन ले ली चार्ज होल्डर से और उस प्रॉपर्टी को सेल करती है, तो ऐसा कोई परचेज़र है जो जिस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएटेड है उस प्रॉपर्टी को खरीदता है। अगर ऐसा कोई परचेज़र है जो चार्ज वाली प्रॉपर्टी, कंपनी के चार्ज वाली प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, तो उसकी भी ड्यूटी आ जाती है कि चार्ज को रजिस्टर करवाए। अब देखो कैसे, रजिस्ट्रेशन बाय द परचेज़र कैसे करवाएगा? सेक्शन 79 एक्सप्लेन लेटर कवर्स अनदर केस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दूसरे तरीके का रजिस्ट्रेशन को कवर करता है। ऑफ चार्ज वेयर अ कंपनी परचेज सम प्रॉपर्टी इन हुज केस अ चार्ज वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर कोई कंपनी ऐसी कोई प्रॉपर्टी को खरीदती है जिस पे चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इन दिस केस ऑल्सो द कंपनी परचेजिंग द प्रॉपर्टी शेल गेट द चार्ज रजिस्टर इन इट्स नेम। तो उस केस में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो जिस पे चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, तो कंपनी अपने नाम पे, जो कंपनी खरीद रही है उस प्रॉपर्टी को, वो कंपनी अपने नाम पे उस मतलब चार्ज क्रिएट करवाएगी। ठीक है, और जो सेलर कंपनी है उसके नाम की जगह पे। तो इन दिस केस ऑल्सो द कंपनी परचेजिंग द प्रॉपर्टी शेल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड, क्या हो गया ये, in this case also the company purchasing the property shall get the charge registered in its name in place of seller। तो सेलर के नेम की जगह जो कंपनी अब प्रॉपर्टी खरीद रही है, जिस पे चार्ज क्रिएटेड ऐसी प्रॉपर्टी अगर कोई कंपनी खरीद रही है, तो सेलर के नाम की जगह इन इट्स नेम इन प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में क्या करेगी? वो सेलर के नाम की जगह अपना अपना नाम रजिस्टर करवाएगी। तो ये किसकी ड्यूटी हो गई? रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर, जो परचेजिंग कंपनी है उसकी ड्यूटी हो गई है। अब रजिस्टर कैसे कराना है चार्ज को? हाउ टू रजिस्टर चार्ज को कैसे रजिस्टर कराएं? द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज इन देखो यहाँ पे पहले कॉन्क्लूड कर देती हूँ मैं, कौन कौन रजिस्टर करा सकता है। एक तो कंपनी खुद जो चार्ज क्रिएट कर रही है वो रजिस्टर कराएगी, जैसे हमने यहाँ पे देखा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज जो है परचेजिंग, जो कंपनी है वो खुद रजिस्टर करवाएगी अगर वो लोन ले रही है बाहर से तो, या फिर चार्ज होल्डर करवा सकता है रजिस्टर, या फिर अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरी कंपनी खरीदती है जिस पे चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो कंपनी जो सेलर कंपनी है उसकी जगह पे अपने नाम को रजिस्टर करवाएगी। तो 3 लोग रजिस्टर करा सकते हैं चार्ज को। अब यहाँ पे आ गया हमारा हाउ टू रजिस्टर चार्ज को कैसे रजिस्टर कराएं। तो द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटेड द चार्ज ड्यूली साइंड बाय द कंपनी एंड द चार्ज होल्डर, मतलब ये कंपनी भी साइन करेगी और चार्ज होल्डर भी साइन करेगा। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज जो है, द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, एक तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में करवाना है आपको, टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की कॉपी भी आपको लगानी है साथ में अगर है तो। क्रिएटिंग द चार्ज ड्यूली साइंड बाय द कंपनी साइन करेगी एंड द चार्ज होल्डर shall be filed with the registrar within 30 days of creation of charge along with the prescribed fees। प्रिस्क्राइब फीस के साथ आप 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर करवाओगे। दोनों की सिग्नेचर चाहिए, कंपनी का भी सिग्नेचर चाहिए और जो चार्ज होल्डर है उसका भी साइन हो गया। अब वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज की वेरिफिकेशन को कैसे कराएं? तो अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट है आपकी उसकी कॉपी, कैरिंग मॉडिफाइंग एनी चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार शैल बी वेरीफाइड एज फॉलोज। तो इस तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट को वेरिफिकेशन कराओगे।
देखते रहो, सब समझ आएगा। वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स सोली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे तरीके से आउटसाइड इंडिया का है, मतलब सोली सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया में, जो आपकी प्रॉपर्टी है वैसा इंस्ट्रूमेंट है, तो द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय द सर्टिफिकेट अंडर इधर इशूड इधर अंडर द सील इफ एनी ऑफ द कंपनी। तो ये कॉपी कौन वेरीफाई करेगा? अगर कंपनी के पास सील है, कॉमन सील है उसकी, तो कंपनी उससे वेरीफाई करेगी, और नहीं है तो अंडर द हैंड्स ऑफ एनी डायरेक्टर, कोई एक डायरेक्टर और या कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है, कोई एक डायरेक्टर करेगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी करेगी, और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर है जो चार्ज होल्डर का, वो साइन कर सकता है। तो आप किस किस से वेरीफाई करा सकते हो? जो कंपनी है उसका डायरेक्टर वेरीफाई कर सकता है, कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई कर सकती है, या फिर जो कोई ऑफिसर है चार्ज होल्डर का, जो चार्ज होल्डर ने ऑथोराइज करा हुआ है, बैंक की बात कर रही हूँ, जैसे बैंक ने कोई ऑफिसर ऑथराइज करा हुआ है, तो वो ऑफिसर भी उसको वेरीफाई कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई कर सकता है कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट पे चार्ज क्रिएटेड है। तो अंडर द हैंड्स ऑफ द सम पर्सन, और अंडर द हैंड्स ऑफ द सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज़ इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज, या फिर कोई दूसरा बंदा, जो कोई दूसरा है जो कि उस प्रॉपर्टी के मॉर्गेज या चार्ज में इंटरेस्टेड है, तो अंडर द हैंड्स ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी, कंपनी के अलावा भी कोई बंदा हो सकता है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज, जो मॉर्गेज या चार्ज में इंटरेस्टेड है वो भी बंदा वेरीफाई कर सकता है इसको। तो यहाँ पे ये मतलब तीन लोग हो गए, यहाँ पे तीन लोग नहीं हो गए, मतलब 3 पॉइंट्स है इसमें, या तो कॉमन सील अगर कंपनी की है तो वो, नहीं तो एक डायरेक्टर कर दे, नहीं तो एक कंपनी सेक्रेटरी कर दे, या फिर चार्ज होल्डर का कोई ऑथोराइज ऑफिसर है वो कर दे, या फिर कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड होना चाहिए मॉर्गेज या चार्ज में, तो वो वेरीफाई कर सकता है इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है ना, उसको वेरीफाई कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। तो वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी इंडिया में ही सिचुएटेड है, पूरी तरीके से इंडिया में सिचुएटेड है, या फिर पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है, तो द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय द सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड्स ऑफ एनी डायरेक्टर। तो जो कॉपी है वो कौन वेरीफाई करेगा? बाय ए सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड्स ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। मतलब वो तो कंप्लीट ऊपर वाली ही लाइन हो गई, इंडिया में सिचुएटेड है तो या तो डायरेक्टर कर दे, या कंपनी सेक्रेटरी कर दे, या फिर कोई चार्ज होल्डर का जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है वो कर दे। दस, इन केस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली इन प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया ही पूरी तरीके से सिचुएटेड है, तो the copy may also be additionally verified by the certificate issued under the hands of some person other than the company who is interested in the mortgage। तो यहाँ पे अगर सोली आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो उस दूसरे बंदे से चार्ज क्रिएट करवाना, चार्ज को वेरीफाई करवाना, जो कि आपकी प्रॉपर्टी या मॉर्गेज में इंटरेस्टेड हो, तो वो चार्ज क्रिएट करेगा। दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो फिर कोई मतलब नहीं हो सकता ऐसे, वेदर होली और पार्टली। मतलब अगर सोली बाहर कोई कंपनी सिचुएटेड है तो आपको दूसरे पर्सन से साइन करवाने की ज़रूरत है, अदर देन द कंपनी हु इज़ इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज, मतलब दूसरा पर्सन भी साइन करेगा, ठीक है, दूसरा पर्सन साइन करेगा कंपनी के अलावा जो कि इंटरेस्टेड है उस चार्ज में। वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, शायद मैंने पहले गलत बोल दिया होगा, वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, वो पर्सन जो है जो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा है कंपनी के अलावा, मतलब कंपनी तो इंटरेस्टेड होती है ना, कंपनी के अलावा कोई दूसरा बंदा जो कि इंटरेस्टेड नहीं है, वो उसको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, इन केस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोली टू अ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट और डीड है जो कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो सोली आपकी आउटसाइड इंडिया, मतलब पूरे तरीके से आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है, तो क्या होगा? द कंपनी में ऑल्सो भी एडिशनली वेरीफाइड, तो कंपनी को एडिशनली भी मतलब इसका भी वेरीफाइड करवाना होगा बाय अ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द हैंड्स ऑफ सम पर्सन, कि सर्टिफिकेट इशूड बाय द हैंड्स ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज, कंपनी के अलावा कोई बंदा है वो साइन करेगा। एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी आपको मिल सकता है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट क्या है? द ओरिजिनल पीरियड विद इन विच अ चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज।
जो ओरिजिनल पीरियड है वो आपको 30 दिन का ही मिला हुआ है, आप 30 दिन के अंदर अंदर चार्ज को रजिस्टर करवाओगे फ्रॉम इट्स क्रिएशन। द कंपनीज सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 विद ये मतलब ये सेकेंड ऑर्डिनेंस कब आया था, 2 नवंबर 2018 को, हैज़ अमेंडेड द प्रोविजन रिलेटिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। इसने टाइम लिमिट के एक्सटेंशन वाले प्रोविज़न को क्या कर दिया था, अमेंड कर दिया था। तो अब देखते हैं हम क्या है, बहुत बहुत ईजी है, आप टेंशन मत लो, बस देखते जाओ। चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018, अगर चार्ज जो है वो 2 नवंबर 2018 से पहले आपने क्रिएट की हुई है, ठीक है, ऑन और आफ्टर नहीं है, बिफोर है, मतलब ये 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर 2018 नहीं, इससे पहले, ठीक है, 2 नवंबर 2018 मतलब 1 नवंबर 2018 से एक तरीके से कह सकते हो। तो 2 नवंबर 2018 से पहले अगर आपने चार्ज क्रिएट करा है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनी सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019, इन सच केस वेयर द चार्ज वॉज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018 बट नॉट रजिस्टर्ड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज। अगर आपका चार्ज जो क्रिएटेड है वो 2 नवंबर 2018 से पहले पहले का क्रिएटेड है और आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसको रजिस्टर नहीं करवाया है, तो आपको 300 दिन का टाइम मिलेगा फिर से, ठीक है, क्रिएशन से 300 दिन का और टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगेगी, फ़ीस लगेगी इसके लिए। तो द रजिस्टर में ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउज सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच क्रिएशन। मतलब आपको 30 दिन का टाइम, 300 दिन का टाइम, सॉरी 30 दिन तो ओरिजिनली है, 300 दिन का एडिशनल टाइम मिल जाएगा क्रिएशन से ही। मतलब 30 दिन भी क्रिएशन से ही था और 300 दिन भी क्रिएशन से ही है, ठीक है, तो मतलब 270 दिन एडिशनल आपको मिल गए। तो यहाँ पे 270 दिन एडिशनल मिल गए, मतलब 300 दिन भी क्रिएशन से ही है, याद रखना। फर्दर इफ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 300 डेज, अगर आपने 300 दिन में नहीं करवाया फ्रॉम क्रिएशन, इट शैल बी डन विद इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने का टाइम और है, 6 महीने का टाइम कहाँ से है, 2 नवंबर 2018 से 6 महीने का टाइम है। मतलब 300 दिन का टाइम तो क्रिएशन से था, अब छः महीने का जो टाइम है वो 2 नवंबर 2018 से 6 महीने का टाइम है, ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल फीस। लेकिन इस पर क्या लगेगी, आपको एडिशनल फीस लगेगी। इट इज़ प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट फीस में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज। अब अलग अलग फीस है अलग अलग क्लास ऑफ कंपनीज के लिए। देखो ये इतना सब कुछ जो मैंने पढ़ा है ना, उसको चार्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आपको भी बस इतना ही पढ़ना है। वो तो ओरिजिनली हमें कभी कभी पढ़ना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, बट ये चार्ट में मैंने इतना जो 1 घंटे का अभी पढ़ रही थी वो सब कुछ इसी चार्ट में है। तो यहाँ पे बस ये इतना कह रहे हैं कि चार्ज अगर जो क्रिएटेड है 2 नवंबर 2018 से पहले अगर आपने क्रिएट किया है तो 30 दिन के अंदर अंदर ओरिजिनली रजिस्टर करवाना। अगर आपने 30 दिन के अंदर 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 रजिस्टर नहीं करवाया तो 300 दिन का आपको और टाइम मिलेगा, 300 दिन में आप और रजिस्टर करवा सकते हो इसको, लेकिन उसके लिए एडिशनल फ़ीस लगेगी। 300 दिन कहाँ से लेंगे, फ्रॉम इट्स क्रिएशन से ही लेंगे, और 30 दिन भी कहाँ से लेंगे, क्रिएशन से ही लेंगे। अब 30 दिन में नहीं कराया तो नेक्स्ट वो 300 दिन में करा लेना क्रिएशन से ही, मतलब 270 दिन एडिशनल। अब तब भी नहीं करवाया तो फिर एक और मौका आपको गवर्नमेंट दे रही है कि 2 नवंबर 2018 से 6 महीने तक का टाइम आपके पास और है, मतलब 2 नवंबर 2018 से 6 मंथ्स का टाइम और है आपके पास, आप एडिशनल फ़ीस के साथ, लेकिन ये डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए डिफरेंट फीसेस लगेंगी, तो आप रजिस्टर करा सकते हो। मतलब यहाँ पे 3 है, 30, 300 और 6 महीने, ठीक है, और 6 महीने कहाँ से हैं, 2 नवंबर 2018 से हैं 6 महीने। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड है, और चार्जेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, मतलब ऑन और आफ्टर है। तो आपको क्या करना है, अब मैं ये सारा नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ चार्ट से समझा रही हूँ। चार्ज क्रिएटेड ऑन और आफ्टर 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर 2018 को करवाया है या उसके बाद करवाया है, तो ओरिजिनली तो 30 दिन ही मिल रहे हैं, 30 दिन ही ओरिजिनली है। 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम इट्स क्रिएशन से आपको रजिस्टर करवाना है रजिस्ट्रार को। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करवाया रजिस्टर तो नेक्स्ट 30 डेज़ मिलेंगे, मतलब 60 दिन हो गए टोटल, नेक्स्ट 30 दिन और मिलेंगे आपको। नेक्स्ट 30 दिन में भी अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया, नेक्स्ट 30 दिन में एडिशनल फ़ीस भी लगेगी। ओरिजिनली तो 30 ही दिन है, नेक्स्ट 30 डेज़ में आपको एडिशनल फ़ीस भी लगेगी। और अगर आपने नेक्स्ट 30 दिन में ही रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको फिर जो है आपको पीरियड ऑफ 60 डेज़ मिलेगा विद एड वैलोरम फ़ीस। मतलब ये परसेंटेज पे लगती है, एड वैलोरम फ़ीस हमेशा परसेंटेज पे होती है, जो भी आपका पैसे परसेंटेज के फॉर्म में होती है। तो ये 60 डेज़ आपको और मिल जाएगा, मतलब टोटल 120 दिन हो गए आपको। नेक्स्ट 60 डेज़ और मिलेगा आपको, मतलब 120 दिन के अंदर अंदर कैसे भी रजिस्टर आप करा लेना। मतलब 30 दिन ओरिजिनली नहीं करवाया तो नेक्स्ट 30 डेज़, 60 दिन हो गए, क्रिएशन से ही है सारा। और फिर 60 डेज़ हो गए,
60 डेज़ कहाँ से है, ये नेक्स्ट 30 डेज़ वाले से है। मतलब क्रिएशन से अगर मैं देखूँ तो ये 120 दिन हो गए क्रिएशन से, ठीक है, क्रिएशन से 120 दिन हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट 30 डेज़ है, ये नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद वाला जो 60 डेज़ आएगा वहाँ से आपको ये 60 डेज़ ये बोल रहे हैं। मतलब टोटल अगर लगाएं तो 30 + 30 60, और फिर 60 कितने हो गए, 120 दिन। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। इसका प्रोसीजर क्या है ये देख लेते हैं। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। कंपनी क्या करेगी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप रजिस्ट्रार को क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे। ऐसे ही एक्सटेंशन नहीं मिल जाएगा कि जाके फीस एडिशनल फीस लगाए और जाके करवा लिए, नहीं ऐसे नहीं। तो प्रोसीजर क्या है एक्सटेंशन का, पहले आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दो, ठीक है, एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन दोगे फॉर सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, जिसमें आप टाइम लिमिट का एक्सटेंशन मांगोगे। इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द कंपनी साइंड बाय इट्स कंपनी सेक्रेटरी और अ डायरेक्टर, जिसमें आप डिक्लेरेशन भी दोगे जो कि साइन होगा, या तो कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगी या फिर डायरेक्टर साइन करेगा, दैट सच बिलेटेड फाइलिंग शैल नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ एनी अदर इंटरवीनिंग क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी की। मतलब जैसे जो हमने लेट किया है, जो ये बिलेटेड फाइलिंग हम कर रहे हैं, ये एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा राइट को, किसी भी क्रेडिटर इंटरवेनिंग क्रेडिटर के राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब क्रेडिटर्स वगैरह जो हैं उनके राइट को ये इफेक्ट नहीं करेगा। इसकी डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। साइन कौन करेगा, एक डायरेक्टर साइन करेगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगी, तभी आपको एप्लीकेशन देने के बाद ही आपको एक्सटेंशन नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ठीक है। The registrar on receiving an application for extension of time limit as aforesaid shall satisfied that the company had sufficient cause for not filing the particulars and the instrument of charge if any within the original period of 30 days। रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन लेने के बाद आपको एक्सटेंशन देगा, और ये पहले ये देखेगा कि हाँ मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर्स, कि कारण था कंपनी के पास, जो भी कारण आप लिखोगे, एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज इफ एनी विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज, ओनली देन शैल ही अलाउ द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद ही आपको वो रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउ करेगा कि हाँ आप कर सकते हो। मतलब पहले तो वो सेटिस्फाई करेगा कि हाँ आपके पास मतलब जेन्युइन रीजंस थे कि आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, बस ये वही लिख रहे हैं। और ओनली देन शैल ही अलाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद इन एक्सटेंडेड पीरियड, तभी वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंडेड पीरियड का टाइम देने वाला है, अदरवाइज नहीं देगा। फर्दर रिक्विजिट एडिशनल फीस एंड एड वैलोरम फीस एज एप्लीकेबल मस्ट ऑल्सो बी पेड। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडिशनल फीस है या एड वैलोरम फीस है, आप कितनी लेट करवा रहे हो, एडिशनल फीस लगेगी, एड वैलोरम फीस लगेगा, कैसे होगा, ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है, वो उसमें कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं है। फिर आपका ई पॉइंट क्या कह रहा है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर आपको क्या, अब जैसे ही आप रजिस्टर करवाओगे तो रजिस्ट्रार आपको क्या देगा, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा कि हाँ आपने क्या किया है, चार्ज को ड्यूली रजिस्टर करवा दिया है। तो यही पढ़ लेते हैं, वेयर अ चार्ज और मॉडिफिकेशन इज़ ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। जैसे ही आपने मतलब मॉडिफिकेशन है या तो कोई चेंज वेंज कुछ करवाया है आपने चार्ज में, या जो क्रिएशन था उसी को आपने रजिस्टर करवाया है रजिस्ट्रार के पास, अगर करा दिया है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन शैल बी इशूड बाय द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रार जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दे देगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। द सर्टिफिकेट सो इशूड बाय द रजिस्ट्रार शैल बी कॉन्क्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द चैप्टर 5 ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर एज टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज हैज़ बीन कंप्लाइड विद। और जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा या सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन जो भी आपको मिल जाएगा, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने चैप्टर 6 का कंप्लाई अच्छे से कर लिया है। और ये एक तरीके से आपका कॉन्क्लूसिव एविडेंस होगा। कैसा एविडेंस होगा, कॉन्क्लूसिव, कि हाँ आपने कोई कुछ वॉयलेट नहीं किया है, आपने सेक्शन 6 को कंप्लाई कर लिया है। और फिर इसकी जो पनिशमेंट वगैरह है नॉट मतलब चार्ज रजिस्टर नहीं कराने की, वो सब आप पे कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस का काम करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना या मॉडिफिकेशन लेना, क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस का काम करता है कंपनी के लिए। सेक्शन 77 क्या कहता है, नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन चार्जेस। अब इस ये क्या कहता है, द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 शैल नॉट बी मेड टू अ सर्टेन चार्जेस विच आर प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कुछ जो है वो आप नहीं वो करवा सकते, मतलब ये बोल रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 शैल नॉट बी मेड टू अ सर्टेन चार्ज, मतलब कुछ चार्जेस के केस में जो 77 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, विच आर प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि प्रिस्क्राइब है कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है।
इसलिए मैं डिटेल में इसके नहीं जा रही। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, ये बोल रहे हैं कि जो ये फॉर्म नंबर CHG 2 है फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए है। ये CHG 2 जो होता है ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन का होता है, एंड फॉर्म नंबर CHG 3 होता है मॉडिफिकेशन का। मतलब ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन का है और एक मॉडिफिकेशन का है। तो ये 11 में ये कह रहे थे ना, सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये 11 पे इन्होंने ऐसे लगा रखा था। हाँ, तो ये यही कह रहे हैं कि ये जो इसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। कौन सा? CHG 2 में और CHG 3 में। CHG 2 जो होता है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का होता है और CHG 3 जो होता है वो मॉडिफिकेशन का होता है।